हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग एक न्यू चैप्टर देखने वाले हैं और उस चैप्टर का नाम है इंसॉल्वेंसी अकाउंट। इंसॉल्वेंसी अकाउंट को हम लोग हिंदी में दिवालिया खाता बोलते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन राइज होता है कि इंसॉल्वेंसी किसे बोले, इंसॉल्वेंसी कौन होता है। तो इंसॉल्वेंसी वो पर्सन होगा जो ये दो के दो कंडीशन को फुलफिल कर दे। हमने क्या बोला कि इंसॉल्वेंसी वो पर्सन होगा जो ये दो के दो कंडीशन को फुलफिल कर दे, उस पर्सन को हम लोग इंसॉल्वेंसी बोलते हैं। अब वो दो कंडीशन कौन है, आइए देखते हैं। मीनिंग ऑफ इंसॉल्वेंसी, मीनिंग ऑफ इंसॉल्वेंसी में एनी पर्सन हु फुलफिल द फॉलोइंग टू कंडीशन, कोई भी बंदा जो ये दो कंडीशन को फुलफिल कर दे वह इंसॉल्वेंट कहलाएगा, दिवालिया कहलाएगा। अब वो दो कंडीशन क्या है? फर्स्ट कंडीशन यहां पर इशू किया गया है, हिज लायबिलिटीज शुड बी मोर देन हिज एसेट्स। इस पर्सन का जितना एसेट है उस एसेट से अधिक उसका लायबिलिटीज होना चाहिए, कंडीशन नंबर 1। एंड साथ ही साथ दूसरा कंडीशन भी फुलफिल होना चाहिए। सेकंड कंडीशन इशू किया गया, ही मस्ट बी एडजस्ड इंसॉल्वेंट बाय अ कॉम्पिटेंट कोर्ट। उसे कोर्ट के द्वारा डिक्लेयर इंसॉल्वेंट घोषित कर दिया गया हो, आई मीन उसे कोर्ट के द्वारा इंसॉल्वेंट डिक्लेयर कर दिया गया हो। तो ये पर्सन अगर दोनों का दोनों कंडीशन फुलफिल करता है तो वो इंसॉल्वेंट कहलाएगा। इस दोनों में से कोई एक कंडीशन, मान लो कि पहला कंडीशन उसने फुलफिल कर दिया और सेकंड कंडीशन उसने फुलफिल नहीं किया, तो ऐसे पर्सन को हम लोग इंसॉल्वेंट नहीं बोलेंगे, ऐसे पर्सन को हम लोग इंसॉल्वेंट नहीं बोलेंगे। यहां पे क्या हमने लगाया है? एंड। एंड का मतलब होता है, हिंदी में बोलते हैं और, यानी कि दोनों एक साथ फुलफिल होना चाहिए। एक इंग्लिश में भी होता है ओ आर, और इंग्लिश में भी होता है एक ओ आर, और उस और का मतलब होता है ये नहीं तो ये, यानी कि ये नहीं हो रहा है तो ये हो रहा है। तो यहां पे ओ और नहीं है, यहां पर क्या है? एंड है। एंड मीन्स होता है कि दोनों का दोनों एक साथ फुलफिल होना चाहिए। तो कंडीशन दो का दो कंडीशन कौन कौन था हमारा? एसेट, उस पर्सन का एसेट एसेट कम है किससे? लायबिलिटीज से, आई मीन लायबिलिटीज अधिक हो जाना चाहिए एसेट से, और साथ ही साथ उसे कोर्ट डिक्लेयर कर दे इंसॉल्वेंट, तब जाकर के वह इंसॉल्वेंट कहलाएगा। अब यहां पे मान लो कि हम आपका 10,000 रुपया ले रखे, तो मेरे लिए लायबिलिटीज है, लेकिन हमारे पास जो एसेट है वो 7,000 रुपया का है। तो कर्ज 10,000 है, लायबिलिटीज 10,000 का है, और हमारे पास एसेट कितने का है? 7,000 का है। तो ऐसे केस में इंसॉल्वेंट डिक्लेयर किया जाता है। क्लियर? अब रही बात यहां पे कि हमारे इंडिया में जो इंसॉल्वेंसी से रिलेटेड एक्ट है, लॉ है, वो कौन कौन से लॉ है? वो कौन कौन से लॉ है? तो यहां पर 3 लॉ है, ध्यान से देखेंगे। फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड। ये फिलहाल थर्ड नंबर आया है 2016 में। एक एक करके हम लोग बात करते हैं। इन इंडिया इंसॉल्वेंसी इज गवर्न बाय, पहला जो लॉ दिया गया है द प्रेसिडेंसी टर्न्स इंसॉल्वेंसी एक्ट 1909। ये एक्ट 1909 में आया था, एप्लीकेबल हुआ था, ओके। लेकिन इसमें देखें कहां पे ये एप्लीकेबल होता है, व्हिच अप्लाइज टू द पर्सन, ये उस पर्सन पर एप्लीकेबल होगा जो रहता है रिसाइडिंग इन द प्रेसिडेंसी टर्न्स। कौन से टर्न्स में? प्रेसिडेंसी टर्न्स में रहता है। अब यहां पर प्रेसिडेंसी टर्न्स का मीनिंग क्या निकलता है? कौन से टर्न को हम लोग प्रेसिडेंसी टर्न्स बोलेंगे? तो जो बंदा मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, ये 3 जगह पे रहता है, इस टर्न में रहता है, उसको हम लोग बोलेंगे प्रेसिडेंसी टर्न्स। और इस मुंबई, चेन्नई और कोलकाता में, ओनली मुंबई, चेन्नई, कोलकाता में ही ये एक्ट एप्लीकेबल होता है, और कहीं एप्लीकेबल नहीं होता है। सिर्फ व सिर्फ मुंबई, चेन्नई और कोलकाता, इस 3 जगह पे प्रेसिडेंसी टर्न्स इंसॉल्वेंसी एक्ट लागू होता है। क्लियर? सेकेंड एक्ट जो है प्रोविंशियल इंसॉल्वेंसी एक्ट, द प्रोविंशियल इंसॉल्वेंसी एक्ट 1920, ये एप्लीकेबल होता है। ये एक्ट एप्लीकेबल होता है उस पर्सन पे जो रहता कहां पे है? रेस्ट ऑफ इंडिया। रेस्ट ऑफ इंडिया मींस यहां पे समझे अदर देन प्रेसिडेंसी टर्न्स। जो ये प्रेसिडेंसी टर्न्स है मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, इस मुंबई, चेन्नई, कोलकाता के अलावा जो बंदा अदर प्लेस पे रहता है, मुंबई के अलावा मान लो आपका
बिहार हो गया, यूपी हो गया, झारखंड हो गया, अदरवाइज कहीं भी रहता हो, ओके, लेकिन वह मुंबई, चेन्नई, कोलकाता में नहीं रहता है, तो रेस्ट ऑफ द इंडिया, आई मीन मुंबई, चेन्नई, कोलकाता के अलावा इंडिया में वो बंदा कहीं भी रहता है, उस बंदे पर प्रोविंशियल इंसॉल्वेंसी एक्ट लागू होगा, प्रोविंशियल इंसॉल्वेंसी एक्ट लागू होगा। क्लियर ना? तो यहां पर पहला जो एक्ट हमने प्रेसिडेंसी टर्म्स इंसॉल्वेंसी एक्ट बताया वह मुंबई, चेन्नई, कोलकाता पे, कोलकाता में जो बंदा रहता है उस पर एप्लीकेबल होता है। इस तीन के अलावा जो पर्सन कहीं दूसरी जगह रहता है उस पे प्रोविंशियल इंसॉल्वेंसी एक्ट लागू होता है। क्लियर? अब यहां पे आइए, द इंसॉल्वेंसी प्रोसीजर विल बी कंडक्ट बाय द ऑफिशियल असाइनिंग एंड इन प्रेसिडेंसी टर्म्स एंड बाय द ऑफिशियल रिसीवर इन अदर प्लेस। अब इसको समझने के लिए हमें एक एग्जाम्पल लेना पड़ेगा और उस एग्जाम्पल को थोड़ा गौर से समझने का कोशिश करेंगे। मान लेते हैं हम आपसे 5,000 रुपया लिए उधार, हम आपसे 5,000 रुपया उधार लिए। अब यहां पर रिलेशन देखो, आप हमारा कौन और हम आपका कौन। आप हमारे लिए क्रेडिटर, आप हमारे लिए क्रेडिटर और हम आपके लिए डेटर, हम आपके लिए डेटर। अब यहां पे हमारे तरफ से यह देखा जाएगा कि जो हम 5,000 रुपया आपसे लिए हैं वो हम रीपेमेंट यानी कि वापस करने के कंडीशन में है या नहीं। अब यहां पर वापस करने के कंडीशन का मीनिंग निकलता है कि हमारा लायबिलिटीज कितना है और हमारे पास एसेट कितना है, हमारे पास लायबिलिटीज कितना है और हमारे पास एसेट कितना है। 5,000 हम आपसे लिए तो लायबिलिटीज कितना 5,000, लेकिन हमारे पास जो एसेट है वो एसेट 3,000 रुपया का है। तो इधर 5,000 लायबिलिटीज और इधर 3,000, तो ऐसे केस में हम आपको 5,000 रुपया पेमेंट नहीं कर सकते हैं। तो यहां पे इंसॉल्वेंसी का एक प्रोसीजर स्टार्ट होता है, आई मीन हम कैसे इंसॉल्वेंट होंगे उसके लिए एक प्रोसीजर स्टार्ट होगा। उस प्रोसीजर में सबसे पहला स्टेप होता है कि कोर्ट को एप्लीकेशन देना, कोर्ट को एप्लीकेशन देना। अब कोर्ट को एप्लीकेशन कौन देगा इंसॉल्वेंसी करने के लिए? मेरे को, या तो मैं खुद दूंगा या आप दोगे, या तो मैं खुद दूंगा या आप दोगे। आई मीन ये एप्लीकेशन क्रेडिटर के भी द्वारा, आई मीन आपके द्वारा भी दिया जा सकता है या हमारे द्वारा भी दिया जा सकता है। कैसे? मैं अपने आप को यह जज करता हूं कि मैं लायबिलिटी का पेमेंट नहीं कर पाऊंगा, तो हम ऐसे केस में कोर्ट को एप्लीकेशन दे सकते हैं कि मेरे को डिक्लेयर किया जाए इंसॉल्वेंट। अगर आपको लगता है, ये तो मेरे तरफ से हो गया, अगर आपको लगता है कि हमसे 5,000 रुपया रिकवर नहीं हो पाएगा तो आप एप्लीकेशन कोर्ट को देंगे कि इसे डिक्लेयर किया जाए, जो ही अमाउंट मेरे को मिल जाए, आई मीन आपको मिल जाए, लेकिन मिल तो जाए, इसे इंसॉल्वेंट डिक्लेयर किया जाए। जब एप्लीकेशन जाता है तो यहां पर एक चीज और, एप्लीकेशन चला गया मान लेते हैं, ठीक है, लेकिन इससे पहले एक पॉइंट और है इसमें, समझिए। इंसॉल्वेंसी प्रोसीजर के अंदर कब जा सकते हैं, कितने अमाउंट के लिए इंसॉल्वेंसी प्रोसीजर स्टार्ट हो सकता है? मिनिमम अमाउंट 500 या उससे अधिक। अगर मैं आपका 500 रुपया ले रखा हूं तो ऐसे केस में 500 रुपया या इससे अधिक अमाउंट है तो इंसॉल्वेंसी प्रोसीजर में जा सकते हैं। अगर मैं आपसे 400 रुपया ही लिया हूं उधार तो ऐसे केस में इंसॉल्वेंसी प्रोसीजर नहीं हो सकता है। 400 रुपया लिया और मेरे पास 300 रुपया का एसेट है, तो ऐसे केस में आप इंसॉल्वेंसी प्रोसीजर के अंदर नहीं जा सकते, ना हम जा सकते हैं। क्लियर? तो मिनिमम अमाउंट 500 है, याद रहना चाहिए। ओके, एमसीक्यू में आ सकता है, ट्रू फॉल्स में आ सकता है, सो आप ये याद रखेंगे। अब जैसे ही एप्लीकेशन कोर्ट जाता है तो कोर्ट सुनवाई करता है। जब कोर्ट सुनवाई करता है तो कोर्ट बोलता है कि भैया पहले मेरे को स्टेटमेंट दो कि आपके पास कितना एसेट है और कितना लायबिलिटीज है, तब तो हम सुनवाई कर पाएंगे, अपना डिसीजन सुना पाएंगे। तो कोर्ट हमसे एसेट और लायबिलिटीज का सारा स्टेटमेंट मांगता है, तो हम वो स्टेटमेंट प्रिपेयर करके कोर्ट को सबमिट करते हैं।
एप्लीकेशन फॉर्म के साथ ही दिया जाता है उसे, तो सबमिट कर देते हैं। जब कोर्ट के पास जाता है, ये स्टेटमेंट जो एसेट और लायबिलिटीज का पूरा डिटेल होता है, जब कोर्ट के पास जाता है तो कोर्ट उसे देखता है, जज देखते हैं, उसके बाद जज अपना डिसीजन सुनाता है। ठीक है, देखने के बाद अगर जज मेरे को इंसॉल्वेंट डिक्लेयर करता है तो ऐसे केस में उसी टाइम जज एक पर्सन को अथोराइज करता है, अपॉइंटमेंट करता है। क्लियर? और वो पर्सन जिसको अपॉइंट करता है कोर्ट, उस पर्सन का काम होता है कि हमसे सारा एसेट वो अपने अंदर ले ले और सारे लायबिलिटी का डिटेल वो अपने पास रख ले। तो जितना एसेट है हमारे पास, वो एसेट उस पर्सन के पास चला जाता है। अब उस पर्सन का काम क्या होता है कि हमारे एसेट को सेल करेगा। आई मीन उसका काम हुआ कि हमारे एसेट को वो सेल करेगा। सेल करने से जो अमाउंट रियलाइज होगा, रिकवर्ड होगा, उस अमाउंट में से सारे लायबिलिटी मतलब क्रेडिटर को प्रोपोर्शनेटली, आई मीन अनुपातिक रूप में प्रोपोर्शनेटली अमाउंट डिस्ट्रीब्यूट करेगा, आई मीन पेमेंट करेगा। टोटल अमाउंट क्रेडिटर को कभी पेमेंट नहीं होगा। मान लो कि हमने आपसे 10,000 रुपया लिया तो आपको 10,000 रुपया वापस नहीं मिल सकता है, चाहे हम इंसॉल्वेंट क्यों ना हो जाए। आपको उससे कम अमाउंट ही मिलेगा, आपको पूरा अमाउंट नहीं मिलेगा। तो वो पर्सन क्रेडिटर को पेमेंट करता है। अब उस पर्सन को, यहां पे ध्यान से सुनेंगे, द इंसॉल्वेंसी प्रोसीडिंग विल बी कंडक्टेड बाय ऑफिशियल असाइनिंग। उस पर्सन को हम ऑफिशियल असाइनिंग बोलेंगे। कौन से केस में? अगर वह प्रेसिडेंशियल टर्म्स के अंदर हम आते हैं और इंसॉल्वेंट डिक्लेयर हुए हैं तो। कौन से टर्म्स के अंदर? प्रेसिडेंशियल टर्म्स के अंदर आते हैं। आई मीन फर्स्ट एक्ट जो हमारा है उसके अंदर, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता। ओके, तो हमें उस पर्सन को हम बोल देंगे क्या? ऑफिशियल असाइनिंग। ओके, एंड एनी अदर ऑफिशियल एंड बाय द ऑफिशियल रिसीवर इन अदर प्लेस। इसके अलावा अगर मैं मुंबई, चेन्नई, कोलकाता में नहीं हूं, अदर प्लेस पे हूं, तो ऐसे केस में ऑफिशियल रिसीवर, उस पर्सन को क्या बोलेंगे? ऑफिशियल रिसीवर। तो कोर्ट या तो ऑफिशियल असाइनिंग को अपॉइंट करेगा। ऑफिशियल असाइनिंग कब होगा? जब मुंबई, चेन्नई, कोलकाता में हम है तो, हम बोले तो डेटर। और ऑफिशियल रिसीवर को कब अपॉइंट करेगा? जब हम इस 3 के अलावा किसी अदर प्लेस पे रहते हैं तो। क्लियर ना? ओके, अब यहां पे एक नोट हमने लगाया है, बोथ द एबव एक्ट, ये जो ऊपर का 2 एक्ट हमने बताया है, आर नॉट अप्लाइड ऑन माइनर। ये माइनर पे नहीं और ना ही कंपनी पर एप्लीकेबल होता है। आई मीन जो कंपनी दिवालिया होता था, कंपनी का जो लिक्विडेशन होता था, कंपनी का जो समापन होता था, वो कंपनी एक्ट के अंदर ही होता था। क्लियर? कंपनी एक्ट के अंदर ही होता था। अब सोचो ना जरा सा, अभी चल रहा है कंपनी एक्ट 2013। इससे पहले चलता था 1956, कंपनी एक्ट 1956। और ये एक्ट देखो कब आया। क्लियर? तो ये एक्ट कंपनी एक्ट के आने से पहले आया, इसीलिए ये एक्ट में कंपनी के इंसॉल्वेंसी के बारे में कुछ भी नहीं बोला गया। क्लियर? तो इसका उपाय यहां पे इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड 2016 जो मई में आया, उसमें दिया गया, और ये एक्ट कंपनी पे भी लागू होता है। ये जो कोड है ये कंपनी पर भी लागू होता है। अब यहां पे हमारा जो स्टडी करने का पर्पस है, इसको 2 पार्ट में बांटेंगे। जो एक्ट ऊपर का ये 2 एक्ट है आपका, इस एक्ट के बेसिस पर हम लोग कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन देखेंगे। तो कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन इस 3rd नंबर जो कोड है उस पर देखेंगे। आई मीन इस चैप्टर को हम 2 पार्ट में रखेंगे। अब इस चैप्टर को हम कितने पार्ट में? 2 पार्ट में रखेंगे। तो पार्ट 1 पहले पढ़ेंगे, उसके बाद पार्ट 2 पढ़ेंगे। क्लियर? ताकि दोनों, यानी कि पुराने वाले भी और नया वाला भी कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो जाए। किसी भी टाइप का एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाए, क्लियर, तो आप इजीली सॉल्व करके आए घर। क्लियर? लेकिन ज्यादा चांसेस जो होता है एग्जाम में क्वेश्चन एक्सपेक्टेड किया जाता है, वो ये ऊपर के दोनों एक्ट से एक्सपेक्टेड किया जाता है और बराबर आता भी है। अभी तक आ रहा है क्वेश्चन इसी दोनों एक्ट से आता है। क्लियर? तो ये हमारा लॉ ऑफ इंसॉल्वेंसी था। अब यहां पर हम आगे बात करेंगे
अकाउंटिंग ट्रीटमेंट में दो, एक स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स हमने आपको बताया कि जब इंसॉल्वेंसी, जब एप्लीकेशन कोर्ट में दिया जाता है तो उस समय कोर्ट हमसे क्या मांगता है, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स, आई मीन जो लायबिलिटीज है और जो एसेट है उसका डिटेल मांगता है, तो उसके लिए हम लोग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स तैयार करते हैं। ओके, और दूसरा साथ ही साथ एक हमें इंसॉल्वेंसी अकाउंट भी तैयार करना पड़ता है। क्लियर, कि हमें कितना लायबिलिटी हमारा कम था, आई मीन तो वो चीज इंसॉल्वेंसी अकाउंट से पता चलता है, डिफिशिएंसी का। ओके, सबसे पहले हम लोग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स देखें कि स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स क्या होता है, कैसे बनाया जाता है, ये चीज हम लोग समझने का कोशिश करेंगे। ओके, तो आइए सबसे पहला हमारा फॉर्मेट जो है ये स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स का है। सेम टू सेम आपको फॉर्मेट इसी तरह से प्रिपेयर करना है, सो देख लो। स्टार्ट करते हैं। इसमें 1 2 3 4 5 कॉलम होगा। पहला कॉलम यहां पर ग्रॉस लायबिलिटीज। ग्रॉस लायबिलिटीज का मतलब होता है कि टोटल लायबिलिटीज कितना है, ग्रॉस लायबिलिटीज उसको बोलेंगे। ओके, और दूसरा कॉलम में लायबिलिटीज का डिटेल होगा, और तीसरा में एक्सपेक्टेड टू रैंक, किस लायबिलिटीज को कितना पेमेंट करेगा, किस लायबिलिटी को कैसे पेमेंट करना है, किस लायबिलिटी को कैसे पेमेंट करना है, उसको बोलते हैं एक्सपेक्टेड टू रैंक। ओके, और उसके बाद चौथा नंबर जो कॉलम है हमारा, उसमें एसेट का डिटेल होगा। ओके, कि हमारे पास कौन कौन से एसेट है। और पांचवा क्वेश्चन कॉलम जो लास्ट कॉलम है वो एस्टिमेटेड टू प्रोड्यूस है। एस्टिमेटेड टू प्रोड्यूस का मतलब होता है कि किस एसेट से कितना रिलाइज होगा। एक एक्सपेक्टेड, एक्चुअल नहीं होता है, एक एक्सपेक्टेड होता है, एक्चुअल नहीं होता है। ओके, ये स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स एक्सपेक्टेड एक होता है, एक्चुअल नहीं होता है। क्लियर, तो इसमें टोटल 8 लिस्ट इश्यू किया गया है। लिस्ट ए से लेकर के एच तक लिस्ट ए से लेकर के एच तक लिस्ट इशू किया गया है। ओके, जिसमें 4 लिस्ट लायबिलिटीज में है और 4 लिस्ट एसेट साइड में है, आई मीन एसेट्स में है। अब एक एक लिस्ट के बारे में हम लोग थोड़ा थोड़ा समझ ले, क्योंकि न्यूमेरिकल क्वेश्चन तो इसी पे बनाना है, तो ढेर सारा बनाना है, लेकिन उससे पहले समझना बहुत जरूरी है। ओके, सबसे पहला आता है अनसेक्योर्ड क्रेडिटर का। अनसेक्योर्ड क्रेडिटर, जितने सारे क्रेडिटर हमारे बिजनेस में है, अनसेक्योर्ड क्रेडिटर उसको लिस्ट ए में रखा गया है। और जितने सारे सिक्योर्ड क्रेडिटर, फुली सिक्योर्ड क्रेडिटर की बात होती है, जितने सारे फुली सिक्योर्ड क्रेडिटर है उसे लिस्ट बी में रखा गया है। अब सर अनसिक्योर्ड क्रेडिटर क्या होता है, फुली सिक्योर्ड क्रेडिटर क्या होता है, आगे चलकर हम देखते हैं इसको। ओके, डिटेल में। ओके, तो फुली सिक्योर्ड क्रेडिटर लिस्ट बी में आता है। कितना का है, उसमें एस्टिमेटेड वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी, सिक्योरिटी का क्या वैल्यू है अभी आज के डेट में, वो देखना पड़ता है। तो वो घटाने के बाद हमारा जो आएगा सरप्लस, उस सरप्लस को हम लोग बैलेंस कैरी फॉरवर्ड कर देंगे लिस्ट में। ठीक है ना, कॉन्ट्रा होगा जो एसेट साइड में आएगा, इस साइड में आएगा जो आगे देखेंगे। ओके, तो यहां पर कितना का वो एसेट होता है, फुली सिक्योर्ड का मतलब होता है कि हम आपको बंधक दे दिए, उस पर हम कोई कर्ज ले लिए। सपोज मान लो कि ये सेलफोन है, सपोज इस पे हमने आपसे 500 रुपया ले लिया, तो फुली सिक्योर्ड हो गया। इससे ज्यादा का है ये, 500 रुपया से तो ज्यादा का है, तो फुली सिक्योर्ड हो गया। तो 500 रुपया हम लिए, आप ये हमारा गिरवी रखे हो, तो इससे कितना रिलाइज होगा, मतलब ये कितना का है। तो यहां पर बोलता है ये एस्टिमेटेड वैल्यू। एस्टिमेटेड वैल्यू क्या होगा, ओके, उसमें से लेस कर देंगे, 500 रुपया रखे वो, तो सरप्लस कितना, ये चीज देखा जाता है। आगे चलकर डिटेल में बात करेंगे हम लोग इसका। उसके बाद आता है पार्शियली सिक्योर्ड क्रेडिटर। पार्शियली सिक्योर्ड क्रेडिटर एज पर लिस्ट सी। तो ए में आया अनसिक्योर्ड क्रेडिटर, बी लिस्ट में आया फुली सिक्योर्ड क्रेडिटर, सी लिस्ट में आया पार्शली सिक्योर्ड क्रेडिटर, पार्शली सिक्योर्ड क्रेडिटर, और डी लिस्ट में आता है प्रिफरेंशियल क्रेडिटर। प्रिफरेंशियल क्रेडिटर, ओके, प्रिफरेंशियल क्रेडिटर के बारे में भी हम लोग देखेंगे। उसके बाद इधर आ जाओ, ये डी लिस्ट भी अपना कंप्लीट हो गया। इधर आ जाओ प्रॉपर्टी साइड, यानी कि एसेट साइड में देखो, पहला लिस्ट है इधर का ई से, क्योंकि डी तो ए से लेकर के डी तक इधर आ गया, तो ई से स्टार्ट होगा। इधर ई में कैश एट बैंक आता है, कैश इन हैंड जो हमारे बिजनेस में होता है वो, स्टॉक इन ट्रेड, मशीनरी है, ट्रेड फिक्चर ये सब है, यूटेंसिल है, यूटेंसिल का मतलब बर्तन होता है, ओके, फर्नीचर है, लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी, अदर प्रॉपर्टी, कोई भी और प्रॉपर्टी है तो वो आता है, ओके। उसके बाद बुक डेट, बुक डेट का मतलब डेटर होता है, जो लिस्ट बी एफ में आता है, ई के बाद एफ में आता है। बुक डेट का मतलब होता है डेटर, और डेटर 3 तरह का होता है। एक गुड डेटर होता है जिसमें 1 भी रुपया डूबने का चांस नहीं रहता है,
डॉटफुल डेटर जिसमें संदिग्ध में होता है, डॉट होता है कि इसमें से इतना रुपया नहीं भी मिल सकता है, कुछ रुपया नहीं भी रिलाइज हो सकता है डेटर से, जो हमारा डेटर है, आप नहीं। बैड डेट्स, जो अमाउंट बैड डेट्स हो गया है, डूब चुका है, वो ये तीनों इसमें बुक डेट में कवर होता है जो लिस्ट ऐप में आता है। उसके बाद लिस्ट जी का आता है, जी में है बिल्स ऑफ एक्सचेंज और अदर सिमिलर सिक्योरिटी एज पर लिस्ट जी। जी में बिल्स ऑफ एक्सचेंज जैसे सिक्योरिटी को रखा गया है। ओके, उसके बाद आइए, इसमें लिखा हुआ है सरप्लस फ्रॉम सिक्योरिटी इन द हैंड्स ऑफ क्रेडिटर फुली सिक्योर्ड, जो हम यहां पर आपको बताए थे कि अमाउंट देयरफॉर कैरिड टू लिस्ट। ओके, जो देयर ऑफ टू कॉन्ट्रा, यहां पर अगर कोई सरप्लस, जैसे मान लो कि ये 10,000 का है, 10,000 का है, 500 रुपये हम आपसे कर्ज लिए हैं, समझने का कोशिश करेंगे। 1 साल हो गया, इतना दिन चला अभी, तो इसको सेल करने से हम एक्सपेक्ट करते हैं कि 5,000 रुपया मिलेगा, तो 5,000 में ये सेल हो जाएगा। क्लियर, 5,000 में सेल हो जाएगा। तो 500 रुपया काट लो, 4,500 रुपया, तो वो 4,500 रुपया एक बार यहां पर कैरी फॉरवर्ड करना है और वही 4,500 रुपया यहां पर आएगा। क्लियर ना, ये जो सरप्लस लिखा हुआ है यहां पे आएगा। ओके, सिक्योर्ड, फुली सिक्योर्ड क्रेडिटर पर कॉन्ट्रा, देखो यहां पे लिखा हुआ है पर कॉन्ट्रा। ओके, उसके बाद है डिडक्ट, इसमें से डिडक्ट किया जाएगा क्रेडिटर फॉर प्रिफरेंशियल, जो प्रिफरेंशियल क्रेडिटर है उसको डिडक्ट किया जाएगा, रेट्स, टैक्सेज, सैलरीज एंड वेजेज, ये सब डिडक्ट कर दिया जाएगा पर कॉन्ट्रा से। और ये लास्ट में जो एच लिस्ट है, इसमें डिफिशियंसी, जो कमी आएगा उस कमी को रखा जाएगा, बैलेंसिंग किया जाएगा, उस डिफिशियंसी को निकाला जाएगा एच लिस्ट में। क्लियर, तो इसको बोलते हैं स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स। देख लें, इसको बनाते बनाते याद भी हो जाएगा। क्लियर, एक बार में तो याद नहीं होगा, लेकिन बनाते बनाते याद हो जाएगा, हम उम्मीद करते हैं। तो आपको इसमें यह याद रखना है कि भैया इसमें जो 2 साइड है उसमें 4 लिस्ट इधर, 4 लिस्ट इधर, ए से लेकर के डी तक लायबिलिटीज का लिस्ट होगा और ई से लेकर के एच तक एसेट का लिस्ट होगा। क्लियर, ओके, एसेट साइड में। अब यहां पे हम बात कर लें कि टाइप्स ऑफ क्रेडिटर्स, हम आपको बताए थे कि क्रेडिटर्स के बारे में बात करेंगे। क्रेडिटर्स की बात कर ले, क्रेडिटर्स को 2 पार्ट में बांटा गया, एक सिक्योर्ड क्रेडिटर, दूसरा अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स। क्योंकि क्रेडिटर्स में आप जाकर के देखो तो पहला वाला लिस्ट ए में अनसिक्योर्ड क्रेडिटर आता है, लिस्ट बी में फुली सिक्योर्ड क्रेडिटर, सी में, लिस्ट सी में पार्शली सिक्योर्ड क्रेडिटर और लिस्ट डी में प्रिफरेंशियल क्रेडिटर आता है। तो 4। क्लियर, तो यहां पर क्रेडिटर को 2 पार्ट में बांटा गया, यानी कि एक ये होगा और दूसरा आपका ये होगा। क्लियर, तो सिक्योर्ड क्रेडिटर, अनसिक्योर्ड क्रेडिटर। अब सिक्योर्ड क्रेडिटर है तो इसमें भी 2 होगा आपका, एक फुली सिक्योर्ड क्रेडिटर जो लिस्ट बी में आता है और पार्शली सिक्योर्ड क्रेडिटर जो लिस्ट सी में आता है। अब एक एक को हमें समझना है। फुली सिक्योर्ड क्रेडिटर का मतलब क्या होता है? 5,000 रुपया का हम आपसे, 5,000 रुपया मान लो, 5,000 रुपया हम आपसे कर्ज लिए और कोई एसेट 10,000 रुपया का आपको पास दे दिया, यानी कि 5,000 से अधिक का एसेट आपको हम आपके पास गिरवी रख दिए, उस पर हम 5,000 रुपया लिए, तो उसको बोलेंगे फुली सिक्योर्ड क्रेडिटर। आप इस एसेट से कभी, मतलब इस 5,000 रुपया आप हमसे कभी भी रिकवर कर सकते हैं। 10,000 का एसेट आप सेल कर दो, 5,000 रुपया काट के बाद बाकी मेरे को वापस कर दो, सरप्लस वापस कर दो। तो वही है अमाउंट ऑफ क्रेडिटर। क्रेडिटर मान लो 10,000 का है, वैल्यू ऑफ सिक्योरिटीज, और जो हम सिक्योरिटी के तौर पे एसेट दिए हैं आपको उसका वैल्यू 10,000 है। तो 5,000 क्रेडिटर और 10,000 का एसेट है। क्लियर, तो जब क्रेडिटर से अधिक अमाउंट होता है, देखो यहां पर मोर देन अधिक अमाउंट होता है तो उसको बोलते हैं फुली सिक्योर्ड क्रेडिटर। अब पार्शली सिक्योर्ड क्रेडिटर क्या होता है? जो क्रेडिटर है, हमको एसेट दिए 5,000 का, मान लो हम आपसे कर्ज लिए लेकिन एसेट गिरवी रखे, सिक्योरिटी आपके पास दिए, एज ए सिक्योरिटी आपको हम दिए, लेकिन 5,000 से कम 4,000 का सिक्योरिटी दिए, 4,000 रुपया का ही। तो यहां पर 5,000 का क्रेडिटर और वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी 4,000 है, तो इसको बोलेंगे पार्शली सिक्योर्ड क्रेडिटर, जो लिस्ट सी में आएगा। क्लियर, जो लिस्ट सी में आएगा। क्लियर, तो ये हमारा सिक्योर्ड क्रेडिटर था। सिक्योर्ड क्रेडिटर को 2 पार्ट में रखा गया, फुली सिक्योर्ड क्रेडिटर और पार्शली सिक्योर्ड क्रेडिटर। दोनों आई होप कि समझ में आ गया होगा। देखो यहां पर लेस देन लिखा हुआ है। ओके, अब यहां पर अनसिक्योर्ड क्रेडिटर में 2 तरह के क्रेडिटर आते हैं, प्रिफरेंशियल क्रेडिटर और दूसरा आता है अनसिक्योर्ड क्रेडिटर। प्रिफरेंशियल क्रेडिटर क्या होता है, इसका एक्सप्लेनेशन हम
इसमें करेंगे। यहां पर देखो एक्सप्लेनेशन करेंगे। अनसिक्योर्ड क्रेडिटर क्या होता है? जो क्रेडिटर ऊपर के ये तीनों में नहीं आता है उसको बोलते हैं अनसिक्योर्ड क्रेडिटर। और अनसिक्योर्ड क्रेडिटर पे कोई भी एसेट गिरवी नहीं होता है। जैसे हम आपसे 5,000 रुपया ले लिए लेकिन कोई भी एज ए सिक्योरिटी हम आपके पास डिपॉजिट नहीं किए, उसको बोलते हैं अनसिक्योर्ड क्रेडिटर। क्लियर? तो ये दो क्रेडिटर व्हिच आर नॉट कवर ऑल ऑफ द एबव, ये तीनों में से ऊपर, ये जो ऊपर का जो तीनों है उसमें से किसी में भी नहीं आता है, वो अनसिक्योर्ड क्रेडिटर में आएगा। अब रही बात कि सर प्रिफरेंशियल क्रेडिटर आप समझाओ, बिल्कुल समझाएंगे। प्रिफरेंशियल क्रेडिटर को समझने के लिए आपको थोड़ा गौर से बारीकी से इसको याद भी करना पड़ेगा, दोनों एक्ट के अकॉर्डिंग अपने को देखना पड़ेगा। ओके, जब हम न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो ये चीज आपके दिमाग में होना चाहिए। तो प्रेसिडेंसी टर्म्स इंसॉल्वेंसी एक्ट के अकॉर्डिंग प्रेफरेंशियल क्रेडिटर कितना कितना कौन कौन होगा, किस किस कंडीशन में होगा, और प्रोविंशियल इंसॉल्वेंसी एक्ट के अंदर कितना कितना कौन कौन से केस में होगा, कितना प्रेफरेंशियल क्रेडिटर होगा। तो इसमें और इसमें दोनों एक्ट आपके पास है। यहां पर पहला नंबर, अगर मैं गवर्नमेंट का अमाउंट रखा हूं, गवर्नमेंट ड्यूज कहलाएगा वो। अगर मैं गवर्नमेंट का अमाउंट रखा हूं, कर्ज लिया हूं गवर्नमेंट से, तो गवर्नमेंट ड्यूज कहलाएगा। और ऐसे केस में जितना अमाउंट होगा वो सारे के सारे प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स कहलाएगा, सारे के सारे प्रेफरेंशियल होगा। और इसमें भी सारे के सारे प्रेफरेंशियल होगा। तो गवर्नमेंट ड्यूज चाहे दोनों में से कोई भी एक्ट हो, पूरा का पूरा प्रेफरेंशियल क्रेडिटर होगा। नहीं समझ में आई बात? फिर से समझिए। गवर्नमेंट ड्यूज, अगर गवर्नमेंट का कोई भी अमाउंट हम रखे हुए हैं तो दोनों एक्ट के अकॉर्डिंग पूरा का पूरा प्रेफरेंशियल क्रेडिटर होगा। दैट्स इट। ओके। लीगल लायबिलिटीज, अगर कोई लीगल लायबिलिटीज है तो ऐसे केस में द कंपनसेशन पेबल अंदर फैक्ट्रीज एक्ट, फैक्ट्री एक्ट के अंदर उसको बोलते हैं लीगल लायबिलिटीज। फैक्ट्री एक्ट के अंदर, वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट के अंदर कोई भी अमाउंट हमें देना है, किसी पर्सन को देना है, फैक्ट्री एक्ट के अंदर या कंपनसेशन, वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट के अंदर कोई भी अमाउंट किसी पर्सन को देना है, तो ऐसे केस में जितना अमाउंट देना है वो सारा का सारा प्रेफरेंशियल हो जाएगा। और प्रोविंशियल एक्ट के अंदर भी ये पेमेंट, यही सेम टू सेम यही अमाउंट, यही फैक्ट्री एक्ट और वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट के अंदर कोई भी अमाउंट पेबल है तो पूरा का पूरा प्रेफरेंशियल क्रेडिटर हो जाएगा। तो यहां पे हमें ये याद रखना है, गवर्नमेंट ड्यूज, लीगल लायबिलिटीज, दोनों का दोनों जो लायबिलिटी है वह पूरा का पूरा प्रेफरेंशियल क्रेडिटर होगा, चाहे वह आप प्रेसिडेंसी टर्म्स इंसॉल्वेंसी एक्ट के अंदर आते हैं या प्रोविंशियल इंसॉल्वेंसी एक्ट के अंदर आते हैं। ओके। अब थर्ड नंबर पे हमारा आता है, इसमें जरा गौर करने वाला बात है, यहीं पर डिफरेंस देखने को मिल रहा है मेरे को। ओके। सैलरी ड्यू टू क्लर्क ड्यूरिंग द लास्ट 4 मंथ, अगर इंसॉल्वेंसी होने से पहले यानी कि एप्लीकेशन फाइल करने से पहले 4 महीने के अंदर कोई भी सैलरी हमें क्लर्क को देना है, किसको देना है? क्लर्क को देना है। तो 4 महीने का सैलरी, 4 महीने का सैलरी, उस सैलरी में पर हेड, यहां पर देखो द मैक्सिमम अमाउंट पर हेड मतलब पर बंदा, पर वर्कर, पर लेबर 300 रुपया प्रेफरेंशियल माना जाएगा। अब सर ये मतलब हम समझे नहीं। मान लेते हैं गैच, हम आपका 1,000 रुपया पर मंथ के हिसाब से 5 महीने का, 1,000 रुपया पर मंथ के हिसाब से 5 महीने का सैलरी ड्यू रखे हुए हैं। तो यहां पे जो प्रेफरेंशियल होगा वो 4 महीने का निकालना है। 1,000 रुपया पर मंथ तो देना है लेकिन 4 महीने का ही लेना है। अब देखो 5 महीने का 1,000 रुपया के हिसाब से टोटल कितना हो जाएगा? 5,000 रुपया आपको देना है। लेकिन इस 5,000 रुपया में प्रेफरेंशियल कितना होगा? तो यहां पर 4 महीने का ही लेंगे, 300 रुपया पर मंथ निकालेंगे, उसमें से 1,000 में से 300 रुपया पर मंथ निकालेंगे। तो 4 महीने का 300, 1,200 रुपया हमारा प्रेफरेंशियल हो गया। तो 5,000 में से टोटल 5,000 है, उसमें से 1,200 रुपया लेस कर लो, तो 3,800 रुपया अनसिक्योर्ड में चला जाएगा। किस में चला जाएगा? अनसिक्योर्ड क्रेडिटर में चला जाएगा। आई होप कि समझ में आ गया होगा। ओके। इसी तरह से प्रोविंशियल इंसॉल्वेंसी एक्ट में 20 रुपया पर हेड प्रेफरेंशियल होगा, प्रेफरेंशियल होगा। अब यहां पर देखो सैलरी किसको? क्लर्क को, 4 महीने का सैलरी क्लर्क, 4 महीने सैलरी क्लर्क, 4 महीने सैलरी क्लर्क, 4 महीने का। प्रेसिडेंसी में 300 रुपया पर हेड, 300 रुपया पर हेड। ओके।
और प्रोविंशियल इंसॉल्वेंसी में 20 रुपया पर हेड प्रीफरेंशियल होगा। क्लियर। अब 4 नंबर में आते हैं, वेजेज किसी वर्कर को देना है 4 महीने का, 4 महीने के अंदर में, तो पर हेड 100 रुपया प्रीफरेंशियल होगा, जैसे यहां पर सैलरी में बताया वही केस यहां भी लागू होता है, और 20 रुपया आपका प्रोविंशियल इंसॉल्वेंसी एक्ट में लागू हुआ, प्रोविंशियल इंसॉल्वेंसी एक्ट में लागू होगा। क्लियर। तो वेजेज में 100 रुपया प्रेसिडेंसी का और 20 रुपया प्रोविंशियल का, 20 रुपया प्रोविंशियल का। क्लियर। और 100 रुपया प्रेसिडेंसी का। ओके। और लास्ट हमारा है रेंट। रेंट अगर लैंडलॉर्ड को देना है तो 1 मंथ का रेंट, वो एक ही मंथ का 1 रेंट का मंथ आप 1 मंथ का रेंट आपका प्रेफरेंशियल होगा, लेकिन प्रोविंशियल एक्ट के अंदर कोई भी अमाउंट प्रेफरेंशियल नहीं होगा, पूरा का पूरा अनसिक्योर्ड हो जाएगा। तो आई होप कि समझ में आया होगा। यहां तक एक नोट है। ओके। इस नोट को हम लोग समझने का कोशिश करते हैं। क्लियर गाइज। इस नोट में आइए, इफ नेम ऑफ प्लेस, प्लेस का मतलब यहां पर ये प्लेस का मतलब अब यहां पर क्या है, आइए प्लेस के बारे में समझाते हैं। प्लेस का मतलब इस प्लेस से मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, अगर ये 3 जगह पे बंदा रहता है तो प्रेसिडेंसी टाउन्स एक्ट लागू होगा, इंसॉल्वेंसी एक्ट लागू होगा, है ना, प्रेसिडेंसी टाउन्स इसको बोलते हैं। इसके अलावा कहीं और अदर पर्सन मतलब पर्सन रहता है अदर प्लेस पे, तो उस पे प्रोविंशियल इंसॉल्वेंसी एक्ट लागू होगा। क्लियर ना। नाउ आगे देखो, तो वही प्लेस की बात यहां पर होती है। इफ नेम ऑफ द प्लेस इज नॉट गिवन, अगर क्वेश्चन में ये नहीं दिया हुआ कि बंदा कहां रहता है, मुंबई में रहता है कि चेन्नई में रहता है कि कोलकाता में रहता है कि कहां रहता है, कुछ नहीं दिया, मुंबई में रहता है तो बट ऑब्वियस है कि भैया प्रेसिडेंसी इंसॉल्वेंसी टाउन्स इंसॉल्वेंसी एक्ट लागू होगा, चेन्नई में रहता है, कोलकाता में रहता है, प्रेसिडेंसी टाउन्स इंसॉल्वेंसी एक्ट लागू होगा। लेकिन ये प्लेस का नाम लिखा ही नहीं है, तो ऐसे केस में हम लोग क्वेश्चन को जो सॉल्व करेंगे वह प्रोविंशियल इंसॉल्वेंसी एक्ट के अंदर सॉल्व करेंगे, 1920। क्लियर। इस एक्ट के अंदर सॉल्व करेंगे। अब आते हैं, बात करते हैं हम लोग डिफिशिएंसी अकाउंट का। ध्यान से सुनेंगे, डिफिशिएंसी अकाउंट क्या है। स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स तो समझा दिया, अब डिफिशिएंसी अकाउंट हम लोग समझते हैं। सबसे पहले डिफिशिएंसी अकाउंट को समझने से पहले हम इधर आ जाओ, पर्टिकुलर अमाउंट इसमें लिखा जाता है। इधर आ जाओ, 9 नंबर पॉइंट पे आएंगे, सीधे 9 नंबर पॉइंट पे, जो डिफिशिएंसी एज पर स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स, ये जो यहां पर है वो लिस्ट एच में जो डिफिशिएंसी बताया गया था, बैलेंसिंग फिगर आएगा, वो डिफिशिएंसी यहां पे आएगा। नहीं समझ में आई बात, इधर आइए। ये जो हम एच में बताएं डिफिशिएंसी एज पर लिस्ट एच, ये अमाउंट, ये जो अमाउंट निकलेगा, ये अमाउंट आपका यहां पे आएगा। क्लियर, यहां पे आएगा। ओके। तो चलो इसकी बात तो हो गई, ये पॉइंट हमारा समाप्त। अब इधर देखो, इधर जितना है सारा का सारा प्रॉफिट सब ही है, और इधर जितना का जितना है वो सारा लॉस है। आइए समझते हैं। एक्सेस ऑफ एसेट ओवर लायबिलिटीज, लायबिलिटी पर कितना एसेट हमारा एक्सेस करता है, आई मीन कहीं प्रॉफिट की बात होती है तो वो आ जाएगा। अगर लायबिलिटी एक्सेस करता है एसेट पे, तो वो इधर आएगा, जस्ट इसका अपोजिट। एक्सेस ऑफ प्राइवेट एसेट ओवर प्राइवेट लायबिलिटीज, यानी कि प्राइवेट एसेट हमारा एक्सेस करता है प्राइवेट लायबिलिटीज। अब प्राइवेट एसेट क्या होता है, प्राइवेट लायबिलिटीज क्या होता है, तो हमारे बिजनेस से हटकर, मैंने मान लो कि एक पर्सन हूं और मेरा बिजनेस है, और उस बिजनेस में जितना लायबिलिटीज था उसका रीपेमेंट यानी कि वापस नहीं करने की वजह से हमें इंसॉल्वेंसी डिक्लेयर कर दिया जाएगा। तो ऐसा नहीं है कि हमारा जो प्राइवेट प्रॉपर्टी है उसको छोड़ दिया जाएगा, तो वो प्राइवेट प्रॉपर्टी की बात हो रही है, प्राइवेट एसेट की बात हो रही है। ओके। आगे चल के इसमें हम डिस्कस करेंगे। ओके। तो वो आएगा, इसका जस्ट अपोजिट इधर, अगर प्राइवेट लायबिलिटी अधिक है प्राइवेट एसेट से, तो वो इधर आ जाएगा, जितना अधिक होगा वो अमाउंट। ओके। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इधर आ जाएगा, तो इधर आपका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इधर आ जाएगा, तो ड्रॉइंग्स इधर आ जाएगा। क्लियर। उसके बाद ट्रेडिंग प्रॉफिट है तो ट्रेडिंग लॉस इधर है, समझने का कोशिश करेंगे। प्रॉफिट ऑन स्पेकुलेशन, स्पेकुलेशन का मतलब होता है सट्टेबाजी, है ना, कि कोई भी ऐसा हम काम किए सट्टेबाजी का, ओके, तो उससे अगर प्रॉफिट होता है तो ये इधर आएगा। और कहां गया, लॉस ऑन स्पेकुलेशन। ओके। लायबिलिटीज वेव ऑफ का मतलब होता है कि छोड़ देना। मान लो कि मिस्टर मोहन है, उससे हम 200 रुपया ले रखे हैं, वो बंदा हमें 200 रुपया छोड़ दिया,
तो उसको बोलते हैं वेव ऑफ। वो लायबिलिटी अगर छोड़ दिया तो मेरा बेनिफिट, तो उसको यहां पर लेंगे। क्लियर? उसके बाद लोन फ्रॉम वाइफ, वाइफ से अगर लोन लिए हो तो वो आ जाएगा आपका। क्लियर? उसके बाद प्रॉफिट ऑन रियलाइजेशन ऑफ एसेट, तो प्रॉफिट यानी कि एसेट के रियलाइज करने से जो हमें प्रॉफिट होगा वो आएगा, लेकिन लॉस ऑन रियलाइजेशन ऑफ एसेट वो आ जाएगा इधर। क्लियर? अब इधर देखो एक्स्ट्रा बाय डेट्स हो गया, ये इधर आ जाएगा लॉस बाय डेट्स। उसके बाद आपका बिल डिस्काउंटेड या डिजॉनर हो गया वो आएगा, और कोई ट्रेड एक्सपेंसेज है, बिजनेस का हमारा एक्सपेंसेज है तो वो आ जाएगा। ये दोनों बराबर हो जाएगा। ओके, तो ये हमारा डिफिशिएंसी अकाउंट था। क्लियर? तो इस तरह से हम लोग बनाने का कोशिश करेंगे, और उसके बाद कुछ हमारा ये क्वेश्चन है, इसको हम बाद में समझने का, थ्योरी क्वेश्चन है वो बाद में समझने का कोशिश करेंगे कि बैलेंस शीट और स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स में क्या अंतर है, डिफिशिएंसी अकाउंट और पीएल अकाउंट में क्या डिफरेंस है, ये सब आप खुद से पढ़ लेना, आपको समझ में आ जाएगा। क्लियर? तो आई होप कि समझ में आ गया होगा। ओके, तो आज के लिए इतना ही गाइस। ओके, एनीवे किसी को कुछ पूछना है तो आप हमें कॉल कर सकते हैं, पूछ सकते हैं किसी भी पॉइंट के रिगार्डिंग। ओके, तो अगले क्लास से हम लोग न्यूमेरिकल क्वेश्चन देखना स्टार्ट करेंगे। ओके, न्यूमेरिकल क्वेश्चन देखना स्टार्ट करेंगे, और न्यूमेरिकल क्वेश्चन थोड़ा सा लंबा लंबा होता है, तो हम उम्मीद करते हैं कि इसी मोड में, जो डेस्कटॉप मोड में जैसा अभी पढ़ा रहे हैं, उसी मोड में हम आपको कॉपी पे बताते चले जाएं। ओके ओके गाइस, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।